हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने एसएससी जेई के बहुत सारे अच्छे पीवाईक्यू किए थे। अच्छे क्वेश्चन आपसे छूटना चाहे तो जरूर जाके वो लेक्चर देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो तैयारी तो बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। उसी में बूस्टअप करने के लिए आज ईएससी के पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो ईएससी के बहुत अच्छे से पीवाईक्यू टच करेंगे, सारे ऑप्शंस को समझते हुए चलेंगे। और अगर आपने हमारे क्विक रिवीजन सीरीज नहीं देखी है या फिर पॉलिटी के पीवाईक्यू की सीरीज नहीं देखी है तो जरूर जाके देख लीजिएगा। पॉलिटी बहुत एक इंपॉर्टेंट और ईजी सब्जेक्ट है, तो उसके क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जो कि मैचिंग है। एक क्वेश्चन मैचिंग है जिसमें एक तरफ लिस्ट में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट दे रखे हैं और लिस्ट 2 में पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ हम इन सीमेंट को यूज कर सकते हैं। तो पहला सीमेंट है हमारा एयर एंट्रेनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। वहीं पे लिस्ट 2 में सुटेबल फॉर एवरी लार्ज स्ट्रक्चर, अनसुटेबल फॉर वेरी लार्ज मासेस ऑफ कंक्रीट, ग्रेटर रेजिस्टेंस टू फ्रॉस्ट अटैक, सेफ स्टोरेज अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ ह्यूमिडिटी। तो अगर हम बात करते हैं एयर एंटरिंग पोर्टलैंड सीमेंट की, तो अगर इस सीमेंट की बात की जाए तो बेसिकली इस सीमेंट में क्या होता है कि हम एयर को एंटर कराते हैं, कुछ परसेंटेज ऑफ एयर को सीमेंट के अंदर एंटर कराते हैं, एयर बबल्स को एंटर कराते हैं। तो इससे एक तो सबसे पहली बात क्या अच्छी हो जाती है, हमारी वर्केबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। अगर हमें वर्केबिलिटी अच्छी करनी है तो हम एयर को एंटर करा सकते हैं। वेल, ये मोस्टली जो हमारे कोल्ड वेदर एरिया में हम कंक्रीटिंग करते हैं, सीमेंट यूज करते हैं, वहां पे यूज किया जाता है। क्योंकि कोल्ड वेदर में क्या होगा, वाटर हमारा ट्रैप है। अब वाटर ट्रैप होने की वजह से क्या होता है, जब हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो उस वजह से क्या होगा, वाटर हमारा फ्रीज होने लगेगा, तो जिसकी वजह से हमें चेंज देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है फ्रॉस्ट अटैक के लिए। तो एक हमारा 3 हो जाएगा, मस्त 3 हो गया हमारा। ये होते ही ये वाला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया, ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर कि लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। तो लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट बेसिकली आप समझ सकते हो कि हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब कम होनी चाहिए। हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होने के लिए अब सबसे पहली बात, हमारे पास 4 बोक्स कंपाउंड होते हैं। फटाफट से उसे देख लेते हैं। 4 बोक्स कंपाउंड हमारे कौन कौन से? 4 बोक्स कंपाउंड है हमारे, अगर बात करते हैं तो एक है हमारा C3A, फिर हमारा होता है C4AF, एक होता है हमारा C2S और एक होता है हमारा C3S। तो सबसे पहली बात, अगर C3A की बात करते हैं तो एल्यूमिना होने की वजह से इसकी क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी देखी जाती है और हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका बहुत ज्यादा है, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन देखने को मिलेगा वहीं पे। लेकिन अगर हम बात करते हैं C4AF की, जो कि हमारा टेट्रा एल्यूमिने फेराइट है, तो इसमें क्या है, बेसिकली ये कोई भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड नहीं करता है, नो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी। लेकिन अगर रेट की बात करते हैं, मतलब क्या है कि आपको देखने को मिलेगा विद इन 1 आवर 2 आवर में इसकी रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है। रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन किसकी ज्यादा है? C3A की। लेकिन अगर रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात की जाती है तो वो C4AF की ज्यादा है। C2S की बात करते हैं तो ये आपको क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए, अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो लॉन्ग रन में हमारी स्ट्रेंथ मिलती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है, और जो इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन है सबसे लेस है। सबसे मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन किस में देखने को मिलेगी? आपको CTS में देखने को मिलेगी। तो अभी क्या बोल रहा है, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट चाहिए, तो C2S का मात्रा बढ़ा देंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ से हम लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते, तो स्ट्रेंथ से खिलवाड़ नहीं करेंगे, C2S की मात्रा बढ़ा देंगे तो लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन देखने को मिलेगा। C2S की मात्रा बढ़ा देंगे, इसका मतलब क्या, आपको C2S देखने को ज्यादा मिलेगा उसमें। वहीं पे C3S की बात करते हैं तो ये हमारा 7 से 14 डेज के अंदर हार्डन होने लगता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने लगता है। तो ये हमारा जो है कि रैपिड हार्डनिंग के लिए, रैपिड हार्डनिंग जब हमें चाहिए होती है तो हम क्या करेंगे, C3S की मात्रा इंक्रीज कर देंगे। लेकिन अगर हम हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें तो C3A के बाद सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन हमें C3S में देखने को मिलती है। तो ये भी क्या है, रैपिड हार्डनिंग तो प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें भी अच्छी खासी आपको हीट ऑफ हाइड्रेशन देखने को मिलेगी। तो हम इसको लार्ज स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, जैसे हमारे डैम हो गए, ब्रिजेस हो गए, वहां पर हम इसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है, तो हमारे लिए दिक्कत की बात हो जाएगी। तो अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो अब ये बोल रहा था मुझे लो हीट ऑफ हाइड्रेशन चाहिए, भाई लो हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं तो लो हीट ऑफ हाइड्रेशन चाहिए तो मैं क्या करूंगी, मैं C2S की मात्रा को इंक्रीज कर दूंगी, C2S का परसेंटेज इंक्रीज कर दूंगी, क्योंकि स्ट्रेंथ के संग खिलवाड़ नहीं कर सकते। और ये कहाँ पे अच्छा रहेगा, सुटेबल रहेगा वेरी लार्ज स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि जब लार्ज स्ट्रक्चर जैसे ब्रिजेस हो गए, डैम्स हो गए, यहाँ पर हम बहुत ज्यादा, एक तो बहुत ऐसा नहीं आज डैम बनाया कल बन गया, लॉन्ग रन में बनता है, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो हमें मिल ही जाएगी। और हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होनी चाहिए, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन कम रहेगा तो श्रिंकेज की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ सीमेंट को यूज करने वाले हैं। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, बी का हमारा 1 हो जाएगा, बी का 1 हो गया। तो ऐसे आपको देखने को मिल रहा है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट की बात करते हैं तो जब हमें ज्यादा दूर तक ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, अगर ट्रांसपोर्टेशन लॉन्ग रन में करना है, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, या फिर हम अगर बात करते हैं कि जहाँ पर ह्यूमिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलेगी, तो हम वहाँ पे यूज करेंगे जिसमें स्टेरिक एसिड ऑयलिक एसिड को देखने को मिलता है। स्टेरिक या फिर ऑयलिक एसिड को अगर हम मिला देते हैं तो हमें हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, वाटर के संग जल्दी रिएक्ट नहीं करता। सी का क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि सेफ स्टोरेज अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ ह्यूमिडिटी। तो ये सी का हमारा 4 हो गया। रैपिड हार्डनिंग आप देख ही सकते हो, रैपिड हार्डनिंग की अगर हम बात करते हैं तो अनसुटेबल है वेरी लार्ज कंक्रीट के लिए। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया यहाँ रैपिड हार्डनिंग के लिए क्या करेंगे, हम C3S की मात्रा इंक्रीज कर देंगे, जिसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन
अगर C3A के कंपेयर में देखा जाए तो हीट ऑफ हाइड्रेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अगर हम ज़्यादा बड़े स्ट्रक्चर्स में जैसे ब्रिजेस हो गए, डैम में हो गए, इनमें यूज़ करेंगे तो हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, श्रिंकेज की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तो हमारा ड्यूरेबल नहीं रहेगा। तो ये क्वेश्चन हमने समझा, सारे ऑप्शंस को समझते हुए चला। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि हम सारे ऑप्शन को टच कर रहे हैं, तो आपका अभी क्विक रिवीजन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप इसको पॉज़ करके पहले खुद आंसर देखिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, असर्शन है कि पोज़ोलाना इज़ एडेड टू सीमेंट टू इंक्रीज़ अर्ली स्ट्रेंथ। तो पोज़ोलाना जो है हमारे सीमेंट में ऐड किया जाता है अर्ली स्ट्रेंथ को प्राप्त करने के लिए। आगे रीज़न देखते हैं, इट ऑफर्स ग्रेट रेजिस्टेंस टू अटैक ऑफ एग्रेसिव वाटर। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, मतलब इस क्वेश्चन में देखें तो पोज़ोलाना को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम पोज़ोलाना की बात करते हैं, तो पोज़ोलाना क्या है? पोज़ोलाना को अगर देखा जाए तो पोज़ोलाना बेसिकली एक सिलिशियस मटेरियल है। पोज़ोलाना की बात की जाए तो ये हमारा एक सिलिशियस मटेरियल है। सिलिशियस मटेरियल जो कि हमें आर्टिफिशियली भी गेन हो सकता है, हम आर्टिफिशियली भी पा सकते हैं इसको, और हमें ये नेचुरली भी मिल सकता है। तो नेचुरल भी मिल सकता है और आर्टिफिशियली भी मिल सकता है पोज़ोलाना। अब ये सिलिशियस मटेरियल अगर इसको हम सीमेंट में इंक्लूड कर देते हैं, सीमेंट में मिला देते हैं, तो ये उसकी वर्केबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है। सबसे पहली बात, वर्केबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है। वाटर की जो हम वाटर यूज़ कर रहे हैं उसके अमाउंट को डिक्रीज़ कर देता है। वाटर अमाउंट डिक्रीज़ किया तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी जो है हमारी वो डिक्रीज़ हो जाती है। हीट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी तो श्रिंकेज भी कम हो जाएगी। तो हर तरीके से विन-विन सिचुएशन है, हमें अच्छे से ही हेल्प कर रहा है। वर्केबिलिटी इंक्रीज़ कर देता है, वाटर का अमाउंट कम कर देता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज़ कर देता है, श्रिंकेज को भी डिक्रीज़ कर देता है। लेकिन अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ पे इनकी कोई टिप्पणी नहीं है, तो हम स्ट्रेंथ पे इसको बोल नहीं सकते। तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्ली स्ट्रेंथ जैसा कुछ भी नहीं बोला इन्होंने, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही हमारा ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू। तो आप देख ही सकते हो ग्रेटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है वाटर के एग्रेसिव अटैक के ऊपर। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सारे ईएससी के पीवाईक्यू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि if P is the standard consistency of cement, the amount of water used in conducting the initial setting time cement is, तो ये क्वेश्चन मुझे पता है आप लोगों के लिए बहुत इजी है, ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0.85 P। पर ये क्वेश्चन इसलिए नहीं डाला गया, ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया है कि हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट को रिवाइज कर ले, उसके एपरेटस को रिवाइज कर ले, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए क्या चाहिए होता है, फाइनल सेटिंग टाइम के लिए क्या चाहिए होता है, ये सब डाटा को हम रिवाइज कर ले, इस वजह से क्वेश्चन डाला गया। तो फटाफट से रिवाइज करते हैं। तो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट की बात करते हैं, अगर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट की बात की जाए तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट जो है हमारा, ये हमारा विकेट एपरेटस टेस्ट की तरह हेल्प से किया जाता है। तो इस स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट अगर इसकी बात करें तो विकेट एपरेटस जो टेस्ट है हमारा उसकी हेल्प से किया जाता है। विकेट एपरेटस टेस्ट में आप लोगों को भी डाटा फटाफट से रिवाइज करना है, कॉपी लेना है। उसके में हमारे पास एक मोल्ड होता है जिसकी हाइट हमारी 40 mm होती है। हाइट हमारी कितनी होती है? 40 mm होती है। और डाया आपको देखने को मिलेगा इसका 80 mm। डाया आपको देखने को मिलेगा इसका 80 mm। अगर हम इसमें रॉड की बात करें, रॉड जो होती है हमारी, रॉड यहाँ पे जो यूज करते हैं हम, उसका डाया आपको देखने को मिलेगा 10 mm। तो रॉड जो हम यूज करते हैं वो 10 mm होती है, और रॉड की जो हाइट है वो 50 mm देखने को मिलती है। अब बेसिकली हम क्या करते हैं, सीमेंट लेते हैं, उसमें हम वाटर का पेस्ट डालते हैं, वाटर डालते हैं। अब इस तरीके से हमें ये बनाना है कि जब हम इसको रॉड को डालें तो ये जो है ना ऊपर से टॉप से कितनी पेनिट्रेट हो जाए, फटाफट से आंसर बताइए। तो टॉप से हमारी 33 से लेके 35 mm तक पेनिट्रेट हो जाए, और बॉटम से कितना स्पेस रह जाए, ये एग्जाम में घुमा के पूछ लेते हैं। तो 5 to 7 mm बॉटम से रह जाए। जिस वाटर कंटेंट पे ये पूरी हमारी जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो जाती है, उसी वाटर कंटेंट को हम कंसिस्टेंसी लिमिट कहते हैं, कंसिस्टेंसी वाटर कहते हैं, वाटर कंसिस्टेंट कहते हैं। पी हम उसको डिनोट करते हैं। अब यहीं पे अगर हम इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करें, बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा, इनिशियल सेटिंग टाइम में हम इसी वाटर को 0.85 पी से टेस्ट करते हैं, 0.85 पी से टेस्ट करते हैं। सेम फाइनल सेटिंग टाइम में भी है, फाइनल सेटिंग टाइम में भी हम इसी को टेस्ट करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमारा निडल चेंज हो जाता है। वाटर तो 0.85 पी ही चेक होता है, लेकिन यहाँ पर हमारी स्क्वायर निडल रहती है जिसकी डायमीटर, जिसका जो हम साइड की बात करें, डायमीटर तो होती नहीं है स्क्वायर की ऑब्वियसली, जो साइड है वो 1 mm देखने को मिलती है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं फाइनल सेटिंग टाइम में, तो यहाँ पर एनुअल रिंग यूज की जाती है जिसकी डायमीटर आपको 5 mm देखने को मिलेगी। तो ये कुछ डाटा है जो हमें याद रखना है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा 0.85 पी आंसर हो जाएगा, लेकिन उस डाटा को भी याद रखना है किस तरीके से हमने देखा था। यहीं पे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट से इसका आंसर करिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि लिस्ट 1 में हमें फाइननेस ऑफ सीमेंट दे रखा है, सेटिंग टाइम दे रखा है, साउंडनेस पूछा है और वर्केबिलिटी दिया है। तो ये सब हम किस एपरेटस से मेजर करते हैं इसके बारे में फटाफट से हमें बताना है। तो फाइननेस ऑफ सीमेंट की बात करें तो हमारे पास एक सीव टेस्ट होता है। फाइननेस टेस्ट की बात करते हैं, फटाफट से देख लीजिए। तो एक तो हमारे पास फाइननेस टेस्ट हम किससे पता करते हैं, सीव टेस्ट से पता करते हैं, जिसमें क्या डाटा याद करना है कि इसमें हम जो सीव टेस्ट करते हैं यहाँ पे 90 माइक्रोन की जो हमारी सीव होती है और 15 मिनट के लिए शेक करके इससे पास कराते हैं, जिसमें से कि 10% से ज्यादा
किसके लिए नहीं होना चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। 10% से ज्यादा किसके लिए नहीं होना चाहिए, फटाफट से आपको ये बताना है। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं, एक और मेथड होता है जिसमें एयर परमेबिलिटी एपरेटस यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हो ए का यहाँ पर हमें 3 दिया है, एयर परमेबिलिटी एपरेटस से भी पता करते हैं। वेल एक और होता है वैगनर टेस्ट। वैगनर टेस्ट भी किया जाता है जिसमें केरोसिन की हेल्प से करते हैं। तो वैगनर टेस्ट भी किया जाता है, हम इसको भी यूज करते हैं। इतना यहाँ पूछा नहीं जाता, लेकिन वैगनर टेस्ट भी किया जाता है फाइनेंस ऑफ सीमेंट को पता करने के लिए। सेटिंग टाइम तो जस्ट अभी हमने रिवाइज किया था। सेटिंग टाइम की बात करें तो विकेट एपरेटस यूज किया जाता है, तो विकेट निडल हो जाएगा, तो पीक सेटिंग टाइम का 2 हो गया। साउंडनेस की बात करते हैं, तो अगर साउंडनेस की बात करें यहाँ पर अगर ऑटोक्लेव एपरेटस होता तो वो भी सिलेक्ट कर सकते थे। ऑटोक्लेव से भी करते हैं और लीच एटेलियर एपरेटस से भी करते हैं, लेकिन लीच एटेलियर ओनली फॉर लाइम। लाइम के लिए अगर हमें साउंडनेस पता करनी है तो लीच एटेलियर किया जाता है। तो 2 टर्म होते हैं, एक होता है साउंडनेस और एक होता है अनसाउंडनेस। साउंडनेस की अगर बात की जाए तो बेसिकली साउंडनेस क्या है, साउंडनेस क्या है कि मेरी जो सीमेंट है ये अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा, मतलब मेरा सीमेंट साउंड है। लेकिन अनसाउंड का मतलब क्या है कि वॉल्यूम चेंज करेगा। वॉल्यूम चेंज हुआ मतलब एरिया चेंज हुआ, एरिया चेंज हुआ मतलब स्ट्रेस लेने की क्षमता जो है वो चेंज हो गई। अगर वो परमिसिबल स्ट्रेस जितना ले सकता था, जितना उस पर स्ट्रेस पड़ रहा है, उससे ज्यादा अगर क्रॉस करके, जितनी मेरी ताकत है उससे ज्यादा अगर मेरा जो लोड पड़ रहा है वो क्रॉस करके, तो फेलियर देखने को मिलेगा। इसलिए हमारी सीमेंट अनसाउंड नहीं होनी चाहिए, साउंडनेस होना चाहिए। तो साउंडनेस हम किससे पता करते हैं, लीच एटेलियर एपरेटस से पता करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर ऑटोक्लेव टेस्ट होता, ऑटोक्लेव टेस्ट होता तो हम उसे लाइम से भी पता कर सकते थे और मैग्नीशिया से भी पता कर सकते, वो सॉरी लाइम के लिए भी पता करते हैं और मैग्नीशिया के लिए भी पता करता है ये ऑटोक्लेव टेस्ट। एक और हमारा सल्फर की वजह से भी होता है, लेकिन सल्फर के लिए हमें हमारे पास कोई टेस्ट नहीं है, हमें उसके लिए अलग से केमिकली पता करना पड़ता है। वहीं पे वर्केबिलिटी की बात करें तो वर्केबिलिटी हम स्लम कोन टेस्ट से पता करते हैं। वेल अब आपको ये बताना है कि जो सब स्लम कोन टेस्ट करते हैं, तो स्लम टेस्ट हमारे किस तरीके की कंक्रीट के लिए यूज किया जाता है, क्या वो मीडियम टू लो के लिए किया जाता है या हाई टू लो के लिए किया जाता है, मीडियम टू हाई के लिए किया जाता है, किस तरीके की कंप्रेसिव, किस तरीके की वर्केबल कंक्रीट के लिए हमारा स्लम टेस्ट किया जाता है। तो लाइम हमारा साउंडनेस हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा 4। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4 मतलब सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिप्सम इज यूज्ड एज एन एडमिक्सचर इन सीमेंट ग्राउट्स फॉर। तो जिप्सम हमारा किस लिए यूज किया जाता है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट 2H2O, CaSO4 डॉट 2H2O। अगर इसको मुझे प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट करना है तो मुझे कितना वाटर का मॉलिक्यूल हटाना पड़ेगा, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए। सारे कमेंट सेक्शन में आंसर किया करिए भाई, पता चलेगा कि किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये जो है जिप्सम CaSO4 डॉट 2H2O होता है। वेल वहीं पे अगर हम बात करें, ये क्या एक्सेलरेटर की तरह काम करता है, क्या मुझे और अपनी सीमेंट की सेटिंग टाइम को इंक्रीज करना है तो उसकी तरह काम करता है, या फिर रिटार्डर की तरह काम करता है। तो अगर मुझे सेटिंग टाइम इंक्रीज करना है, मतलब मेरे को चाहिए कि मेरा सेटिंग टाइम धीरे धीरे सेट हो, मेरे को डिले करना है, सेटिंग टाइम रिटार्ड करना है, तो मैं जिप्सम को यूज करूंगी। अब अगर हम जिप्सम यूज करते हैं तो बेसिकली रिटार्ड हो जाएगा, तो मुझे सीमेंट के संग काम करने का टाइम ज्यादा मिलेगा। वेल अगर हम बात करते हैं जिप्सम की, तो जिप्सम प्रोवाइड करने से क्या होता है, एक हमें फ्लैश सेटिंग देखने को मिलती है और एक होती है हमें फॉल सेटिंग। तो मुझे ये बताइए कि जिप्सम की वजह से फॉल सेटिंग देखने को मिलती है, फ्लैश सेटिंग देखने को मिलती है। तो फॉल सेटिंग क्या होती है कि जिप्सम का क्या है कि जब हम जिप्सम को डालते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पर डालते हैं, तो ये जो आपको दिख रहा है 2 वाटर के क्रिस्टलाइजेशन है, ये क्या होता है, वेपराइज हो जाते हैं। अब जब सीमेंट हमारे पास है, ये सीमेंट है, इसमें हमने जब वाटर डाला, सबसे पहले क्या होता है कि जिप्सम कोशिश करता है जो उसका खोया हुआ पानी है पहले वो उसे पाता है, तो खोया हुआ पानी पाता है तो हमें लगता है सीमेंट हमारी सेट हो गई। तो ये जो सेटिंग हमें देखने को मिलती है इसी को कहते हैं फॉल सेटिंग, जो किसकी वजह से होती है, हमें हमें सिर्फ जिप्सम की वजह से फॉल सेटिंग देखने को मिलती है। पर ऐसा नहीं है। अब क्या होगा, आपको चेक करना है कि सीमेंट सेट हुई है कि नहीं, तो थोड़ा और वाटर डाल के देखो, वाटर और डाल के देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा कि फिर से प्लास्टिसिटी लूज होना शुरू हो जाएगी। तो अब क्या है, जो फॉल्स फ्लैश सेटिंग है वो आपको एल्यूमिना की वजह से देखने को मिलेगी और जो फॉल्स सेटिंग है वो आपको जिप्सम के देखने की वजह से मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हैज अप्रोक्सीमेटली। तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग में हमें इनमें से किस क्या देखने को मिलता है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ब्लास्ट फर्नेस स्लैग क्या है। जब हम जो आयरन ओर होता है हम उसको बर्न करते हैं एक फर्नेस में, फिर उसके बाद जो हमें उसका बाय प्रोडक्ट मिलता है वो हमारा ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं तो इसको बेसिकली हम सीमेंट में यूज करते हैं। तो अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें लाइम देखा जाता है, सिलिका देखा जाता है, एल्यूमिना देखा जाता है, आयरन देखा जाता है, मैग्नीशियम देखा जाता है, सल्फेट देखा जाता है। तो एक तरीके से सीमेंट में जो हम यूज करते हैं वो सब देखा जाता है। तो फटाफट से इसमें देख लेते हैं कि कितने परसेंटेज में क्या क्या देखा जाता है। तो लाइम देखा जाता है हमें अप्रोक्सीमेटली 42.4%। और अगर हम सिलिका की बात करें तो सबसे ज्यादा आपको ये दोनों परसेंटेज में देखने को मिलेगा, जैसे हमारा सीमेंट जो ओपीसी में देखने को मिलता है, बस परसेंटेज वेराई कर रही है। तो आपको लाइम देखने को मिल रहा है 42.4%, सिलिका ऑक्साइड देखने को मिल रहा है 32.3%। Al2O3 की बात करते हैं, Al2O3 की अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 13% देखने को मिलता है। आयरन ऑक्साइड की बात करते हैं, Fe2O3 की बात की जाए तो 0.2 से लेकर 0.3 के % के बीच में देखने को मिलेगा।
लेकिन यहाँ पर हमें MgO की बात करें, जाए मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें, तो ये ज्यादा देखने को मिलता है, अप्रोक्सीमेटली 36% देखने को मिलता है, और 2% आपको सल्फर देखने को मिलेगा। जो सल्फर है हमारा, वो आपको 2% देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्वेश्चन में कि जो हमारा एक तो क्या है, ये बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है जो हमें, जब हम स्लैग जो हमारा आयरन और जल के निकलता है और फिर जो हमें उससे बाय प्रोडक्ट मिलता है वो बाय प्रोडक्ट है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, हमें क्या फायदा हो रहा है? एक तो ये ड्यूरेबिलिटी, जैसे ही हम सीमेंट में इसको इंक्लूड करते हैं, जैसे सीमेंट में मिलाया, इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम कर देता है। तो सारी चीजें जो हमें चाहिए वही तो बढ़ रहा है, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम कर दे रहा है, इसका मतलब हम मास कंक्रीटिंग में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके से आप कनेक्ट किया करिए। हर सीमेंट को आप याद नहीं रख सकते, लेकिन अगर आपको ये सब देखने को मिल रहा है कि ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज कर दी, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम कर दी, तो भाई मास कंक्रीट में यूज कर सकते हैं। श्रिंकेज कम कर दिया, इसका मतलब मास कंक्रीटिंग में यूज कर सकते हैं। ये जो है रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देता है हमारा सल्फेट के लिए, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देता है सल्फेट के लिए। तो हमारे लिए तो सारी बढ़िया बढ़िया चीजें हो रही हैं, तो हम क्यों नहीं यूज करेंगे? तो ये जो हमारा ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है, इसका कंपोजिशन अभी हमने देख लिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर अब आराम से कर सकते हैं कि एल्यूमिना तो भाई देखो 13% के आसपास देखने को मिला था। इस तरीके से याद करना है, फिर से डाटा याद करना है। एल्यूमिना कितना देखने को मिला था? 13% के आसपास, तो ये तो गलत हो गया। मैग्नीशियम मुझे कितना देखने को मिला था? 6% के आसपास। सिलिका मुझे भाई कम से कम 35% के आसपास देखने को मिला है, तो ये भी गलत है। तो मेरा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, पर हम याद करते हुए चलते हैं, कैल्शियम सल्फेट तो था ही नहीं, तो ये तो गलत ही हो गया बिल्कुल। एल्यूमिना कितना मिला था? अप्रोक्सीमेटली 13, तो यहाँ पे चलो 15 हम इसको मैनेजेबल कर सकते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो क्या इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा 30 मिनट्स होना चाहिए? करेक्टली मैच है, ये तो बिल्कुल करेक्टली मैच है। फाइनल सेटिंग टाइम हमारा 10 आवर्स होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पर क्या नॉर्मल कंसिस्टेंसी 10% होना चाहिए? नहीं, 20 से 30% के बीच में नॉर्मल कंसिस्टेंसी वेराई करती है। तो थर्ड ऑप्शन जो है मेरा रॉन्ग हो गया, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन रॉन्ग होता है। ये वाला ऑप्शन कट, ये वाला कट, ये वाला कट, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाई एल्यूमिना सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजिंग टुगेदर अ मिक्सचर ऑफ हाई एल्यूमिना सीमेंट। इसका मतलब भाई हाई एल्यूमिना सीमेंट में क्या बेनिफिट्स देखने को मिलने वाले हैं? हाई एल्यूमिना सीमेंट में क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे कि ये जल्दी सेट होता है कि स्लो सेट होता है? फटाफट से आप बताइए एक बार। अब देखो, अगर हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता, अब इस क्वेश्चन को देखो, अगर मुझे हाई एल्यूमिना सीमेंट है, मतलब इसका जो हमारा सेटिंग टाइम है फटाफट से, मतलब जो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम है वो इंक्रीज करने के लिए, तो हाई एल्यूमिना को, क्योंकि ये क्या करता था, हमारी इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता था, तो इंक्रीज करने के लिए हमने हाई एल्यूमिना सीमेंट को मिलाया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो जिप्सम, जिप्सम को देख के हमारी बत्ती जल जानी चाहिए थी, क्योंकि सपोज मान लो मुझे नहीं पता कि इसके मिक्सचर में क्या क्या मिलता है, तो अगर आप ऑप्शन को भी देखोगे ना, तो एलिमिनेशन मेथड इसलिए यूज किया जाता है। ऑप्शन को देखो, इन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से ऑप्शन सेट किए हैं कि हर ऑप्शन में जिप्सम को सेट किया, जिप्सम जिप्सम जिप्सम। तो आप जैसे देखो भाई, जिप्सम का क्या काम है? जिप्सम क्या करता था? रिटार्ड कर देता। मुझे जल्दी सेट कराना है भाई, एल्यूमिना मिलाई इसलिए नहीं जल्दी सेट हो जाए, जिप्सम मिला के उससे देर थोड़ी करना है, तो दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो जिप्सम देखते हैं, बी ऑप्शन भी कट कर देते, सी भी कट कर देते, डी भी कट कर देते, और हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है इस तरीके से। लेकिन अब हम थोड़ा सा कंपोजिशन देख लेते हैं। तो लाइम स्टोन होना चाहिए एक, तो सबसे पहले कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक ही है, मजा नहीं आता। तो लाइम स्टोन होना चाहिए, लाइमस्टोन होना चाहिए, बॉक्साइट होना चाहिए। बॉक्साइट क्या? एल्यूमिना का कोर है भाई, और एल्यूमिना का ओर है, कोर बोल दिया मैंने, एल्यूमिना का ओर है, एल्यूमिना का ओर है, तो एक तरीके से हम एल्यूमिना ही मिला रहे हैं। लाइमस्टोन होना चाहिए, लाइमस्टोन हमारे स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एल्यूमिना ओर होना चाहिए, और क्या क्या होना चाहिए? थोड़ा सा आयरन ऑक्साइड होना चाहिए, सिलिका होना चाहिए, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एसएससी जेई 2020 में भी पूछा गया था कि ये इस तरीके का सीमेंट बताओ जिसमें एल्यूमिना का परसेंट 32% से कम नहीं होना चाहिए। वो कौन सा है? हमारा हाई एल्यूमिना सीमेंट। तो 32% से कम नहीं होना चाहिए, 32% से कम नहीं होना चाहिए, ग्रेटर का साइन बन गया, 32% से कम नहीं होना चाहिए एल्यूमिना का परसेंटेज। तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा? हाई एल्यूमिना सीमेंट, और लाइमस्टोन और बॉक्साइट प्रेजेंट होते हैं। वेल वहीं पे अगर हम बात करें लाइमस्टोन, हमारा अप्रोक्सीमेटली, लाइमस्टोन की अगर हम बात करें अप्रोक्सीमेटली हमारा 40% के आसपास देखने को मिलता है इसमें। वेल यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जिप्सम को देख के हमें क्वेश्चन को कट करना था, तो ये ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग। तो हमें हाई अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए, मतलब मुझे रैपिड हार्डनिंग चाहिए, मतलब मुझे क्या करना है कि मेरे जो पार्टिकल्स हैं, देखो भाई मेरे को क्या चाहिए, हाइड्रेशन की प्रोसेस बहुत फास्ट होने लगे, हाइड्रेशन की प्रोसेस फास्ट होने लगेगी, तो अपने आप ही मेरी जो हार्डनिंग है प्रोसेस है वो फास्ट होने लगेगी। तो देखो एक बड़े बड़े पार्टिकल है और वही छोटे छोटे पार्टिकल है, छोटे छोटे पार्टिकल है, तो मतलब मेरा सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज होते ही क्या होगा कि वाटर के संग जो बाइंडिंग प्रोसेस है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो सरफेस एरिया, भाई मुझे छोटे छोटे पार्टिकल चाहिए, इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं इसके लिए फाइन ग्राइंडिंग करूंगी। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, तो फाइन ग्राइंडिंग करना पड़ेगा। फिर मुझे लाइम का कंटेंट कम करना है क्या? भाई लाइम का कंटेंट क्यों कम करेंगे? स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था लाइम, ये तो गलत है।
फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि आप मुझे अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए, तो बर्निंग एट द हाई टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। मुझे बर्निंग करनी पड़ेगी हाई टेम्परेचर पे, क्लिंकरिंग टेम्परेचर पे बर्निंग करना पड़ेगा। इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ जिप्सम, जिप्सम को बढ़ाने से क्या होता है कि जल्दी से मतलब वो जो सेटिंग टाइम है वो मेरा इंक्रीज कर जाता है। पर यहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ से मतलब है, यहाँ पे मैं सेटिंग से कोई लेना ही देना नहीं है, मुझे स्ट्रेंथ जल्दी चाहिए। तो अब मेरे को क्या है यहाँ पर, क्या ऑप्शन हो जाएगा मेरा, फाइन ग्राइंडिंग करूंगी और मैं उसे हाई टेम्परेचर पे बर्न करूंगी। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और एक गजब की बात ये है कि ये जो ईएससी 2015 हुआ था, ईएससी 2015 हुआ था, उसमें भी पूछा गया था। तो सोच लो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईएससी 2015 में भी पूछा गया। जब ईएससी खुद के क्वेश्चन रिपीट कर सकती है, सोच लो एसएससी जेई क्यों नहीं करेगा, फालतू में एसएससी जेई को क्यों बोले, बस ईएससी भी रिपीट करता है क्वेश्चन। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हम फाइन ग्राइंडिंग और टेम्परेचर हाई करके अर्ली स्ट्रेंथ को प्राप्त कर सकते हैं। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट वन शुड टेस्ट फॉर। तो भाई अभी हमने देखा था सेटिंग टाइम करने के लिए हमें कंसिस्टेंसी टेस्ट करना पड़ता है, जिसमें हम सीमेंट में वाटर मिला के विकेट एपरेटस टेस्ट में चेक करते हैं। तो हमें कंसिस्टेंसी टेस्ट देखना होता है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन अब वहीं पे हम और टेस्ट भी देख लेते हैं फटाफट से। तो हमारा एक साउंडनेस टेस्ट होता है। अब साउंडनेस हमारे कितने प्रकार से हो सकती है इसके बारे में देखते हैं। तो अगर सबसे पहले साउंडनेस की बात की जाए, साउंडनेस की अगर हम बात करते हैं, तो साउंडनेस मुझे लाइम की वजह से भी देखने को मिल सकती है और मुझे लाइम और मैग्नीशिया की वजह। तो लाइम की वजह से जो होता है वो हमारा ली चैटेलियर एपरेटस है। ली चैटेलियर टेस्ट होता है। ली चैटेलियर टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या होता है, एक हमारा मोल्ड होता है जिसकी डायमीटर हमें 30 देखने को मिलती है, जिसकी डायमीटर होती है एक 30। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमारा 5 mm होता है, 5 mm होता है। जिसकी डाया आपको देखने को मिलेगी 30 mm देखने को मिलेगी। ये जो मोल्ड है वो मेरा सिलिंड्रिकल मोल्ड है, तो ये जो इसकी हाइट है ये भी आपको 30 mm देखने को मिलती है, हाइट भी इसकी 30 mm देखने को मिलेगी। पूछा जाता है कि ये किस मेटल का बना होता है, तो भाई ब्रास का बना होता है, ये ब्रास का बना होता है। और ये जो है हमारा इसका हैंडल इस तरीके से रहता है। सेंटर से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो 165 mm होती है। सेंटर से लेके यहाँ तक की हाइट हमारी 165 mm देखने को मिलती है। इसमें लाइम के एक्सपेंशन को देखा जाता है। तो ये हमारा हो गया साउंडनेस टेस्ट। वहीं पे अगर हम बात करें, एक ऑटोक्लेव टेस्ट भी होता है साउंडनेस में, ऑटोक्लेव टेस्ट भी देखा जाता है, जिसमें बस ये पूछा जाता है ऑटोक्लेव टेस्ट कब करते हैं, जब हमें लाइम और मैग्नीशिया दोनों की वजह से चेक करना होता है, तो वो हम ऑटोक्लेव टेस्ट करते हैं। वहीं फाइननेस टेस्ट की बात करते हैं। फाइननेस टेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है कि 90 माइक्रोन की सीव से हम इसको 15 मिनट शेक करके अपने पूरे मटेरियल जो है उसको, जो हमारा पूरा पार्टिकल्स है उसको हम पास आउट कराते हैं। वेल, वहीं पे स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो एक हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है और एक हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ किया जाता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम यूटीएम मशीन में करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारा ब्रिकेट मशीन में किया जाता है। इसमें जो है हमारा 3.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से लोडिंग लगाई जाती है और यहाँ पर हमारा 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट के स्क्वायर से लोडिंग लगाई जाती है। वेल, वहीं पे अगर बात करते हैं तो 1:3 में हम यूज करते हैं, 1:3 में यूज करते हैं। अगर कंप्रेसिव टेस्ट की बात की जाए, जरा सा देख लेते हैं कंप्रेसिव टेस्ट की बात की जाती है। कलर चेंज करते हैं फटाफट से। कंप्रेसिव टेस्ट की अगर बात की जाए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की बात की जाए, तो यहाँ पर हमारा कैसे यूज किया जाता है, 1:3 में एक तो हमारा सैंड यूज किया जाता है, सॉरी जो हमारा पेस्ट है वो 1:3 में यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि पूछा जाता है वाटर को किस अमाउंट में यूज किया जाता है, तो यहाँ पर भी हमारा वाटर यूज किया जाता है। सीमेंट, और जो सीमेंट हो गया हमारा, यहाँ पे सीमेंट हो गया, और जो हमारा सैंड है इसको हम 1:3 रेशियो में लेते हैं, और जो हमारा वाटर है इसको कैसे लेते हैं, P/4 + 3%। तो P/4 + 3% ऑफ जो हमारा पेस्ट है पूरा उसका लेते हैं हम। तो P/4 + 3%, P/4 + 3% जो कंबाइंड मास होता है हमारा सीमेंट और सैंड का, उसको लेते हैं। वहीं पे अगर हम टेंसाइल की बात करते हैं, टेंसाइल की अगर हम बात करें तो वहां पर भी हमारा 1:3 का रेशियो लिया जाता है, लेकिन वहां पर हमारा P/क्या हो जाता है, 5 हो जाता है प्लस 2.5%। तो P/5 प्लस 2.5% हमारा यहाँ पर भी वाटर कंटेंट लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो कंसिस्टेंसी हो जाएगा, कंसिस्टेंसी डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टेम्परेचर रेंज इन अ सीमेंट क्लिन इज। तो सीमेंट क्लिन का जो टेम्परेचर, जब सीमेंट को हम बर्न करते हैं, जिसमें हमारे जो कैल्सेरियस कंपाउंड और आर्गिलिशियस कंपाउंड को हम फ्यूज कराते हैं एक टेम्परेचर पे, तो वो जो टेम्परेचर रेंज है हमारी वो क्या होती है सीमेंट, क्या वो 500 से लेके 1000 के बीच में, या फिर 10,000 से लेके हमारी वो 1000 से लेके 1200 के बीच में, 1300 से लेके 1500, 1600 से 2000। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो हमारा 1300 से लेके 1500 के बीच में सीमेंट के लिए जो हमारा क्लिन का टेम्परेचर है, सीमेंट के लिए जो हमारा क्लिन का टेम्परेचर है वो ये रहता है। वहीं पे अगर हम ब्रिक की बात करते हैं, अगर ब्रिक की बात की जाए तो ब्रिक के लिए कितना रहेगा, 1000 से लेके 1200 के बीच में देखा जाता है। जो हमारे ब्रिक की बर्निंग की बात की जाती है, उसके क्लिन की बात की जाए टेम्परेचर की, तो यहाँ पे अभी सीमेंट के लिए पूछा, ब्रिक के लिए पूछ सकता है, तो 1000 से लेके 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है हमारा ब्रिक के लिए। पहले अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टेस्ट ऑन सीमेंट पेस्ट टू डिटरमाइन इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम आर डन एट नॉर्मल कंसिस्टेंसी कंडीशन।
सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है लो हीट सीमेंट हैज हाई परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। बहुत ही गलत भाई, अभी हमने देखा था कि लो सीमेंट हीट सीमेंट में C2 बेस का परसेंटेज ज्यादा होगा क्योंकि वो लो हीट हाइड्रेशन शो करता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट में सबसे ज्यादा भाई देखने को मिलती है हीट ऑफ हाइड्रेशन। कैसे लो हीट सीमेंट में हम डाल सकते हैं? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। हाई अर्ली से थर्ड ऑप्शन बोल रहा है हाई अर्ली स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट कंटेन्स अ लार्ज परसेंटेज ऑफ हाई कैल्शियम सिलिकेट। सही बात है। C3S हमारा रैपिड हार्डनिंग के लिए हाई अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि ये 7 से 14 दिन के अंदर हमारे स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। और लोअर परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट। सही बात है कि अगर डाई कैल्शियम सिलिकेट का ज्यादा परसेंटेज होगा तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमें मिलेगी, पर हमें जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए तो ये भी पॉइंट सही है। और अभी हमने देखा था इनिशियल और सेटिंग टाइम के लिए हम कंसिस्टेंसी कंडीशन लेते हैं जिसमें 0.85 पी वाटर यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली हमारा मैचिंग है जिसमें हमें ये देखना है कि किससे किसको मैच करना है। तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की जाए तो आप बताइए जरा स्पेसिफिक ग्रेविटी को किससे मैच किया जाएगा? क्या ब्लेंस एपरेटस से, लीच एटिलियर फ्लास्क से, कंप्रेसोमीटर, ऑटोक्लेव, विकेट एपरेटस से। सेटिंग टाइम को आपको पता है सेटिंग टाइम हमारा विकेट एपरेटस से किया जाता है। बी का 5 हो गया। आप देख सकते हो बी का 5 ही है तो ये तो पूरा डी ऑप्शन कट गया हमारा। फिर वहीं पे अगर हम बात करें साउंडनेस की बात की जाती है तो साउंडनेस हमारा हमने देखा था या तो लीच एटिलियर टेस्ट होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे गुमराह करने के लिए फ्लास्क भी लिखा है तो फ्लास्क हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए। सेकंड, अगर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट की पता करनी है जो कि क्या होती है आप बताइए जरा कमेंट सेक्शन में सीमेंट की ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। और अगर हम बात करें वो पता करने के लिए जो हमारा एपरेटस यूज किया जाता है वो हमारा लीच एटिलियर फ्लास्क हो गया। साउंडनेस की बात करें तो अब यहाँ पर अगर साउंडनेस दिया है और ऑटोक्लेव बताया अभी तक कितनी बार मैंने, तो लीच एटिलियर टेस्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लाइम नहीं है और ना लीच एटिलियर लिखा है तो सॉर्टनेस दे रखा है तो ऑटोक्लेव से मैच करेंगे तो हमारा इसका 4 हो गया। तो 2 5 4। और फाइननेस का भी हमने देखा था, फाइननेस का आप देख सकते हो ब्लेन सेपरेटस, ब्लेन सेपरेटस बिल्कुल सही हो जाएगा। फाइननेस का तो ये हो जाएगा हमारा 1। तो 2 5 4 1 2 5 4 1 मतलब सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल वहीं पर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रोल ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर इन अ सीमेंट पेस्ट। सुपर प्लास्टिसाइजर कौन कौन से होते हैं थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। और ये क्यों मिलाए जाते हैं? तो प्लास्टिसाइजर या सुपर प्लास्टिसाइजर इसलिए मिलाया जाता है कि जो वाटर है, वाटर जो हम यूज करते हैं, वाटर जो हम डालते हैं सीमेंट पेस्ट में उसका अमाउंट कम हो सके लेकिन वर्केबिलिटी पे कोई भी खास अंतर ना पड़े, वर्केबिलिटी पे कोई खास अंतर ना पड़े या पूरी जो हाइड्रेशन की प्रोसेस है उसमें कोई दिक्कत ना आए। लेकिन अगर हम बात करते हैं वहां पर वर्केबिलिटी में कोई दिक्कत ना हो, हीट ऑफ हाइड्रेशन में जो हाइड्रेशन प्रोसेस है उसमें कोई दिक्कत ना हो, लेकिन हमारा क्या है ये वाटर के अमाउंट को कम कर देता है, वाटर के अमाउंट को कम कर देता है। तो क्या करता है, क्या ये डिस्पर्स कर देता है पार्टिकल को, डिस्पर्स द पार्टिकल एंड टू रिमूव द एयर बबल्स, डिस्पर्स द पार्टिकल, रिमूव द एयर बबल एंड रिटार्ड सेटिंग या फिर रिटार्ड सेटिंग। इनमें से क्या काम करता है सुपर प्लास्टिसाइजर हमारा? तो सुपर प्लास्टिसाइजर की बात करें तो नाम ही है भाई सुपर से ऊपर है। तो सुपर प्लास्टिसाइजर क्या करता है जो पार्टिकल्स है सीमेंट के पार्टिकल्स है उनको डिस्पर्स कर देता है। तो आप देखो अगर बड़ा क्लिंक करता है तो उसको हाइड्रेशन में प्रोसेस होती है तो देरी होती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइन पार्टिकल्स बना दिया, इसने डिस्पर्स कर दिया, दूर दूर कर दिया तो हाइड्रेशन प्रोसेस भी बढ़िया होगी, मतलब अच्छे से हमारे को काम करने को मिलेगा, अच्छे से हाइड्रेशन देखने को मिलेगी। वेल वहीं पे एयर जो पार्टिकल्स है, एयर जो बबल्स है उनको रिमूव कर देता है। लेकिन अभी आपने देखा था एयर एंट्रेनिंग क्यों कराते थे? एयर एंट्रेनिंग कराते थे कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता था फ्रॉस्ट एक्शन के लिए। लेकिन अगर एयर बबल ही हमारे दूर हो गए, एयर बबल से ही हमारे हटा दिए तो इसका मतलब अब ये जो रेजिस्टेंस हमारा जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था हमारा फ्रॉस्ट एक्शन के लिए, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रॉस्ट अगेन अटैक, जो फ्रॉस्ट है हमारा फ्रॉस्ट एक्शन के अगेंस्ट जो हमारा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था उसको डिक्रीज कर देगा क्योंकि एयर बबल्स को तो रिमूव कर दिया। और अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट में डालेंगे तो जो हमारी सेटिंग है उसको भी रिटार्ड कर देगा तो हमारे लिए अच्छा है, हमें और ज्यादा काम करने का मौका मिलेगा। तो एक तरीके से अच्छा होता है हमारे लिए सुपर प्लास्टिसाइजर, लेकिन जो एक पर्टिकुलर परसेंटेज में हमें डालना होता है। तो ये सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाई एल्यूमिना सीमेंट है, ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट है। तो हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या है, क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ब्लास्ट फर्नेस हमने देखा था, ब्लास्ट फर्नेस को इंक्लूड किया था तो वर्केबिलिटी बढ़ाई थी उसने, हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन कम कर दिया था, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम करने के साथ साथ श्रिंकेज कम कर दिया था, बहुत सारी चीजें देखने को मिली थी। एक हमारा क्विक सेटिंग सीमेंट है जो फटाफट से सेट हो जाएगा, एक रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है जिसमें हमें स्ट्रेंथ जल्दी चाहिए। तो क्विक सेटिंग में सेटिंग जल्दी हो रही है और रैपिड हार्डनिंग में हमें स्ट्रेंथ ज्यादा जल्दी मिली। अगर हम बात करते हैं रैपिड हार्डनिंग में हमें अर्ली स्ट्रेंथ मिली तो डी का तो 1 हो जाएगा हमारा, डी का 1 होते हैं मेरा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हो गया। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो क्विक सेटिंग सीमेंट में भैया मुझे जिप्सम नहीं चाहिए क्योंकि जल्दी सेट कराना है तो जिप्सम तो फ्री होना चाहिए, जिप्सम नहीं चाहिए मुझे। अगर सी की बात करें तो क्विक सेटिंग सीमेंट में हमारा जिप्सम नहीं चाहिए, इसका मतलब 2 हो जाएगा। आप देखो दोनों ऑप्शन में पहले से 2 देखा है तो हम कोई भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। फिर ब्लास्ट फर्नेस की बात करते हैं तो ब्लास्ट फर्नेस का क्या है, केमिकल जो फैक्ट्रीज और माइंस से निकले हैं क्या उसे यूज करता है। सेलेनिटिक सीमेंट है ये यूज्ड इन मास कंक्रीट वर्क। तो अभी हमने देखा था वास्ट जो हमारा ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट है वो हमारा हम
मास कंक्रीटिंग में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि या तो हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम कर दे रहा है, श्रिंकेज को कम कर दे रहा है और ड्यूरेबिलिटी बढ़ा दे रहा है, वर्केबिलिटी बढ़ा दे रहा है, तो हर तरीके से अच्छा सीमेंट बन रहा था ये हमारा। ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट हम कहाँ यूज़ करेंगे, हमारा मास कंक्रीटिंग में यूज़ करेंगे, तो ये हमारा 4 हो गया। तो हिसाब से हमारा ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। और जो हाई एल्यूमिना सीमेंट है वो हमारे केमिकल फैक्ट्रीज और माइंस में यूज़ की जाएंगे, क्योंकि इसमें हमें जो एल्यूमिना है ये हमारा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है सल्फेट और क्लोराइड अटैक से, जो हमने पढ़ा था अभी। और 32% से कम एल्यूमिना इसमें होने नहीं चाहिए, तो बॉक्साइड और लाइमस्टोन से मिलाकर हमें हाई एल्यूमिना मिलता है। 5421 5421 विल बी द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। द फाइनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय। तो फाइनेस ऑफ सीमेंट किसके द्वारा पता करते थे, एक तो फाइनेस टेस्ट से पता करते थे, जिसमें हम क्या करते थे, सीव के द्वारा, सीव टेस्ट से, सॉरी फाइनेस टेस्ट को फाइनेस टेस्ट ही बता दिया, तो सीव टेस्ट से पता करते थे, सीव टेस्ट से पता करते थे, और एक एयर परमेबिलिटी टेस्ट से पता करते थे, एयर परमेबिलिटी एपरेटस से पता करते थे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लीच एटिलियर से तो हम साउंडनेस पता करते थे, पिकेटर एपरेटस टेस्ट से हम अपना कंसिस्टेंसी पता करते थे, जिसमें हमने सब अभी डायमेंशंस भी देख ली थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, ये है कि द टेस्ट ऑन सीमेंट डिजाइन टू एक्सलरेट द स्लैकिंग प्रोसेस ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। तो बोल रहा है कि टेस्ट ऑन सीमेंट हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि जो स्लैकिंग प्रोसेस है उसको एक्सलरेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट एंड डिटरमाइन द रिजल्टिंग एक्सपेंशन इन शॉर्ट टाइम पीरियड। तो भाई एक्सपेंशन वर्ड है, यहीं पे गेम खेल जाना है और समझ लेना है। एक्सलरेटर का है तो क्या एक्सलरेटरी टेस्ट जैसा कुछ होता है, नहीं, ये ऑप्शन तो गलत है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेंस हमें पता है, ये हमारा किस लिए पता करते हैं, सेटिंग टाइम पता करने के लिए किया जाता है। सेटिंग टाइम तो सेटिंग टाइम पता करने के लिए किया जाता है। भाई एक्सपेंशन किससे पता चलता है, एक्सपेंशन किस किस की वजह से, मतलब वही अनसाउंडनेस। तो लाइम और मैग्नीशिया और सल्फर, जैसे में सल्फर के लिए कोई टेस्ट नहीं है हमारे पास, तो लाइम और मैग्नीशिया की वजह से जो हम पता करते थे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, साउंडनेस टेस्ट। इसमें क्या करते हैं हम प्रोसेस को, स्लेकिंग प्रोसेस को एक्सलरेट कर देते हैं, एक्सपेंशन पता करते हैं इस टेस्ट में। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, अगला क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें हमें फ्लैश सेटिंग के बारे में बोला गया है। तो एक्सरसेशन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, फ्लैश सेटिंग इज द स्टिफनिंग ऑफ द सीमेंट पेस्ट विद इन द फ्यू मिनट आफ्टर मिक्सिंग। तो कुछ मिनट ही, जैसे ही वाटर मिक्स किया हमने, वाटर को मिक्स किया सीमेंट पेस्ट में, और कुछ ही मिनट के बाद, फ्यू मिनट के बाद आपको फ्लैश सेटिंग देखने को मिलती है। नहीं, बिल्कुल गलत। क्या सेटिंग देखने को मिलती थी, अभी बताया था, फॉल्स सेटिंग। वो भी किसके वजह से फॉल्स सेटिंग देखने को मिलती थी, जिप्सम की वजह से। जिप्सम का फॉर्मूला अभी आपको दिखाया था, क्या था, CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O, जिसमें जब हम हाई टेम्परेचर में जिप्सम को डालते थे तो क्या होता था, ये अपने इस मॉलिक्यूल को मिस कर देता था, खो देता था। तो सबसे पहले जो खोया है उसको पाएगा, तो वाटर मिलाते ही जिप्सम अपना वाटर मॉलिक्यूल को लेता था, रिहाइड्रेटिंग मॉलिक्यूल को लेता था, रिक्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल को लेता था, जिस वजह से हमें लगता था कि हमारी सीमेंट सेट हो गई है, जिसे फॉल सीमेंट बोला जाएगा, फॉल सेटिंग बोली जाएगी। तो फ्लैश सेटिंग हमें फ्यू मिनट्स बाद नहीं देखने को मिलती, फॉल सेटिंग देखने को मिलती है। फॉल सेटिंग क्या है, ड्यू टू इनसफिशिएंट जिप्सम टू कंट्रोल रैपिड रिएक्शन ऑफ C3A। तो C3A की वजह से आपको फ्लैश सेटिंग देखने को मिलती है, बिल्कुल सही बात है। कभी कभी ये पॉइंट याद रखिएगा, C3S जो हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, इसके वजह से भी, जो एलाइट है हमारा भाई, इसके वजह से भी हमको देखने को मिलती है फॉल सेटिंग। लेकिन जब देखने को मिलेगी, जब इसका अमाउंट बहुत ज्यादा एक्सेसिव होगा, क्योंकि आपको पता है ये एक्स्ट्रा हार्डनिंग के लिए, जो हमारा रैपिड हार्डनिंग है उसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। तो जब बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा क्या, C3S का कंपाउंड का परसेंटेज, तब आपको फॉल सेटिंग भी देखने को मिल सकती है। तो अभी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, मैंने लगाया नहीं है आपको, तो डी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फॉल सेटिंग जो थी हमारी, फॉल सेटिंग वाला पहला असर्शन गलत होते हैं। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कि असर्शन दे रखा है हमें, द अमाउंट ऑफ सीमेंट पेस्ट शुड बी सफिशिएंट टू कवर द सरफेस ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ फॉर प्रॉपर वर्केबिलिटी एंड बॉन्ड। रीजन बोल रहा है द वाटर सीमेंट रेशियो इज फिक्स्ड अकॉर्डिंगली। तो अगर आप स्टेटमेंट को देखो, अगर स्टेटमेंट की बात करी जाए, तो ये बोल रहा है कि सीमेंट जो पेस्ट है वो जो हमारा है वो अच्छे से कवर करना चाहिए, भाई जो सरफेस है उसको अच्छे से सफिशिएंटली कवर करना चाहिए पार्टिकल्स को, प्रॉपर वर्केबिलिटी और बॉन्ड के लिए। भाई बॉन्ड चाहिए, अगर मुझे दो चीजों के बीच में बॉन्ड चाहिए, तो सही बात है, सीमेंट हमारा किसकी तरह बिहेव करता है, एक बाइंडिंग मटेरियल की तरह बिहेव करता है। अडेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टी दोनों उसके अंदर देखी जाती है। तो भाई अच्छे से वर्केबल भी होना चाहिए कि हम अच्छे से उसके संग काम कर सकें, और बॉन्ड चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग हमें बनाना है तो उसके संग जो उसकी बॉन्डिंग है वो अच्छी खासी देखने को मिलनी चाहिए। सीमेंट जो है उसको अच्छे से कवर करना चाहिए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। वहीं पे रीजन जो कह रहा है कि वाटर सीमेंट रेशियो फिक्स्ड होना चाहिए, इसी हिसाब से अकॉर्डिंगली। तो जो हमारी स्ट्रेंथ है, अगर हम बात करें, स्ट्रेंथ हमारा वाटर सीमेंट रेशियो पे ही डिपेंड करता है, वाटर सीमेंट रेशियो पे डिपेंड करता है। लेकिन दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, हम इसी हिसाब से वाटर सीमेंट रेशियो को फिक्स करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए अच्छा रीजन नहीं है। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इसका परफेक्ट रीजन नहीं है। तो अगर हम इसकी बात करें, तो अगर यहाँ पर स्टेटमेंट होता तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, लेकिन रीजन जो है वो इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, जो रीजन है वो इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है।
वहीं पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि असर्शन जो है हमारा हाई परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, तो C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है हमारा उसका हाई परसेंटेज इन सीमेंट, सीमेंट में C3S का परसेंटेज क्या रिजल्ट करता है? रैपिड हार्डनिंग विद अर्ली ग्रेन स्ट्रेंथ। सही बात है भाई, जब C3S की बात की जाए तो यहाँ पर हमारा क्या है, C3S हमारा एलाइट है, सबसे ज्यादा हार्डनिंग प्रोवाइड करता है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसमें लाइम का भी परसेंटेज ज्यादा है और सिलिका, ये दोनों ही तो हमें सीमेंट में स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे थे। तो अब क्या है कि इसकी बात की जाए अगर, तो हायर स्ट्रेंथ ऑफ सिलिकेट जो है हमारा सीमेंट में, वो रैपिड हार्डनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल, बिल्कुल सही बात है। हमें अर्ली स्ट्रेंथ देखने को बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन भी हमें ज्यादा देखने को मिलती है। C3A की सबसे ज्यादा है, लेकिन इसकी भी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा देखने को मिलती है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं रीजन की, तो द हायर परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट इन जो सीमेंट में, इन सीमेंट रिजल्ट इन स्लोइंग हार्डनिंग एंड लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। बिल्कुल सही बात है भाई। ये जो C2S है हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये बेलाइट के नाम से जो जाना जाता है, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जब हमें इसको यूज करना होगा, हमें कहाँ पे यूज करना पड़ेगा? अगर हमें डैम्स जैसे मैसिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, अगर मुझे वहां पर यूज करना है, अगर मैं डैम जैसे मैसिव स्ट्रक्चर की बात करूं, वहां पे यूज करना है, तो बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है वहां पर? हमें C2S का जो मात्रा है वो इंक्रीज कर देते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ये ग्रेटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है केमिकल अटैक के लिए। तो जहां पर भी सल्फर वल्फर का अटैक देखने को मिलेगा, C2S की मात्रा वहां यूज कर देंगे। मैसिव स्ट्रक्चर्स के लिए यूज करना है, C2S की मात्रा वहां यूज कर देंगे, क्योंकि लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन देखने को मिलेगी और स्लो हार्डनिंग है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हायर परसेंटेज ऑफ C3S जो है वो रैपिड हार्डनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है, डाई कैल्शियम सिलिकेट वो स्लो हार्डनिंग के लिए? क्या ये एक दूसरे को कोई रीजन दे पा रहे हैं? नहीं। तो दोनों स्टेटमेंट आर करेक्ट, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस असर्शन। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। सीमेंट को आज हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, बहुत सारे टॉपिक को टच किया, सारे ऑप्शंस को समझते हुए चले हैं। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। किस टॉपिक पे और नेक्स्ट वीडियो बनानी है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। लाइक एंड सब्सक्राइब आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।